आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। आप सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे स्विच कर रही है, तो भारत भी अब इसको लेकर काफी गंभीर हो चुका है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से भी इसको लेकर के एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमें देखने को मिलती रही है। और इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से एमका के कैनोपी सिस्टम को लेकर के कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने रखी गई है। जहां पर अगर हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स की बात माने तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक टेंडर रिलीज किया गया है, जहां पर उन्होंने स्ट्रेच एक्रिलिक कैनोपी सिस्टम के सप्लाई की बात करी है, जो कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल करी जाएगी। अब इस टेंडर में 6 की संख्या में जो कैनोपी बबल्स हैं इनकी डिमांड करी गई है, जो कि MIL W81752A और MIL C81590 स्पेसिफिकेशंस के अंतर्गत आने चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट विंडशील्ड और कैनोपी होती है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय प्रयास यही किया जा रहा है कि स्वदेशी तौर पर इन सारी चीज़ों को विकसित किया जाए और हमें कम से कम जो पार्ट्स हैं इनको इंपोर्ट करना पड़े। और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है भारत के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने में, जहां पर हम सारे एडवांस कंपोनेंट को स्वदेशी तौर पर सोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं। टेंडर में ये भी आउटलाइन किया गया है कि ये जो बबल है इसे स्ट्रेच एक्रिलिक लैमिनेटेड मटेरियल का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए, जो कि अपनी हाई ड्यूरेबिलिटी और ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए जाना जाता है। और बाद में इस बबल को एक मेटल फ्रेम में फास्टनर्स की सहायता से माउंट किया जाएगा, और जो इंटायर असेंबली है उसे हम कैनोपी सिस्टम के तौर पर रेफर करते हैं, जो कि एमका की एक रिक्वायरमेंट का अहम हिस्सा है। और ये जो सप्लाई है ये पूरी भारत से ही होनी चाहिए, और खासकर जो सप्लायर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो सिर्फ इन कैनोपी बबल का प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, बल्कि जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करने में भी सहायता करेगा। और इसके अलावा जो नेसेसरी टूलिंग है और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सपोर्ट है ये भी प्रदान करेगा इन कैनोपी बबल्स के निर्माण में जो भी इस्तेमाल हुआ हो, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आडा के स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ही इसका निर्माण किया गया है या नहीं। और माना जा रहा है कि जो सप्लायर होगा जब ये चीज़ों को सप्लाई करेगा तो ये पहले टेस्ट से गुजरेंगे और उसके बाद इनको वैलिडेट करके एमका में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अगर हम कैनोपी स्पेसिफिकेशंस की बात करें और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि टेंडर डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ आउटलाइन किया गया है कि ये जो कैनोपी बबल होगी ये स्ट्रेच एक्रिलिक लैमिनेटेड मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाई जाएगी, जो कि अपनी हाई ड्यूरेबिलिटी और ऑप्टिकल क्लैरिटी के लिए जाने जाते हैं। और इसके लिए कुछ की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी रखी गई हैं। देखिए सर्विस लाइफ की अगर हम बात करें तो इनकी सर्विस लाइफ कम से कम 5 वर्ष की या 3000 ऑपरेशनल आवर्स की होने चाहिए। और अगर हम प्रेशर टॉलरेंस की बात करें तो इसको लेकर ये कहा गया है कि इंटरनल प्रेशराइजेशन हो या फिर एक्सटर्नल एरोडायनेमिक लोड हो, जो कि 8.86 PSI तक का हो सकता है 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, उसको ये विथस्टैंड करने में सक्षम होनी चाहिए। अगर हम बर्ड स्ट्राइक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये विंड स्क्रीन है या जो कैनोपी है बबल है ये तकरीबन 4 पाउंड तक का जो बर्ड इम्पैक्ट है इसे 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे विथस्टैंड करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें हमें लेस देन 50% जो इम्पेयरमेंट है वो देखने को मिलना चाहिए विजन में, और किसी प्रकार की जो इंजरी है वो पायलट को नहीं होनी चाहिए। या यूँ कह लें जो स्टैंडर्ड होगा वो ASTM F330 स्टैंडर्ड का होना चाहिए और उससे ये इक्विवेलेंट भी होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्पेसिफिकेशंस की तो उसको लेकर ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं की गई है, और माना जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पहले उस कंपनी को ब्रीफ करेगी जो इस टेंडर को रिस्पॉन्स करेंगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के इस समय जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा सीरियस हैं। अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो एमका कोई साधारण फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है, बल्कि ये वर्ल्ड का पहला 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि मौजूदा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को सरपास कर सकता है। क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और जो दूसरी संगत संस्थाएं हैं वो इसको लेकर बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो इनकॉर्पोरेट करने में लगी हैं। अगर हम कुछ स्टैंड आउट फीचर्स की बात करें एमका की, तो एमका मार्क 2 में खासकर हमें जो रिमोट पायलट कैपेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। ये एक इनोवेटिव फीचर है जो कि एयरक्राफ्ट को इनेबल करेगा कि ये रिमोट ऑपरेटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पायलट इंजरी होती है या वो अचेत हो जाते हैं किसी भी अवस्था में, तो आमतौर पर ऐसे क्या होता है, एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और क्रैश हो जाता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि रिमोटली इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जा सकेगा और सेफली जो लैंड है वो करवाने की जो योग्यता है वो इसके पास होगी। यानी कि इसकी जो ओवरऑल सर्वाइबिलिटी है उसको इन्हांस करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा एडिशनली एमका मार्क 2 में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी देखने को मिलेगा, जो कि एक AI प्रोग्राम के अंतर्गत होगा, और ये मिशन क्रिटिकल एरियाज में पायलट की काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगा।
एक और जो ग्राउंड ब्रेकिंग एस्पेक्ट है हमें एमका मार्क टू में देखने को मिलेगा, वो होगा लॉयल विंगमैन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी। यानी कि ये जो लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकेगा और जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है, वो मिशन एरिया में पहुंचे उससे पहले जो इसके साथ लॉयल विंगमैन है, वो एरिया का सर्वेलेंस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर थ्रेट है और थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी भी उन तक पहुंचाई जाएगी। यानी कि एमका के जो पायलट है, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा एमका मार्क टू में हमें ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो पायलट के बर्डन को कम करेंगे और उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको काफ़ी इम्प्रूव भी करेंगे। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हाई रिस्क सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां पर पायलट इंटरवेंशन काफ़ी लिमिटेड होता है। तो ऐसे में जो ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी है, इसे गेम चेंजर कैपेबिलिटी के तौर पर देखा जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ विकसित कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में कर लिया है और आने वाले भविष्य में इसके जो टेस्ट हैं वो लगातार आयोजित किए जाएंगे और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो उन्हें एमका में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये होगा कि एमका को लेकर हम लोग इतनी बात तो करते हैं, लेकिन इसका रोल आउट हमें देखने को कब मिलेगा? तो आपको बता दें, एक अनुमान के हिसाब से, अब क्योंकि फंड्स तो इशू कर दिए गए हैं, एमका का रोल आउट हमें 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है और इसकी पहली उड़ान भी हमें 2028 तक ही देखने को मिलेगी। और जो सेकंड प्रोटोटाइप है वो एक निश्चित समय अंतराल में हमें देखने को मिलने वाला है। यानी एक निश्चित समय अंतराल में जो अलग अलग 5 से 6 प्रोटोटाइप हैं, ये हमें एमका के बैक टू बैक देखने को मिलेंगे और उसके पीछे का अपना भी एक कारण है। यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि जो एमका है, इनके अलग अलग प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके जो टेक्नोलॉजी है उनको फास्टली वैलिडेट किया जाए। जैसे कि शुरुआती 3 प्रोटोटाइप है, इनको लेकर ये कहा जाता है कि जो सिस्टम और एवियोनिक का टेस्ट है वो किया जाएगा और अंतिम के जो प्रोटोटाइप होंगे, इनसे जो वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट है ये पूरे किए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, एमका हमें 2 फेज में देखने को मिलेगा और इन प्रत्येक फेज में हमें 2 अलग अलग वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं। पहले फेज में हमें एमका मार्क 1 देखने को मिलेगा, जो कि स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों मोड में ऑपरेट कर पाएगा। स्टेल्थ मोड में ये अपने इंटरनल वेपन बेस में जो हथियार है वो कैरी करेगा और इनसे इनके जो स्टेल्थ प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इन्हेंस होगी। लेकिन नॉन स्टेल्थ मोड में ये तकरीबन 6500 किलोग्राम तक का जो पेलोड है उन्हें अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पे कैरी करेगा और इनको इस्तेमाल कर पाएगा। वहीं एमका मार्क 2 की बात करें तो एमका मार्क 2 हमें इंडिजिनस 110 किलोटन के इंजन के साथ देखने को मिलेंगे। टाइमलाइन की बात करें तो 2035 से 36 की टाइमलाइन एक्सपेक्ट की जा रही है एमका मार्क 2 के लिए। हालांकि सही मायने में अगर हम टाइमलाइन की बात करना ही चाहते हैं तो ये वो होगी जब हमारे पास इंजन उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि हम एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर बनाने वाले हैं। और माना जा रहा है कि सैफरान ही वो ओईएम होगा जिसके साथ हम इंजन निर्माण का कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।